Hello, today we are going to start our first lecture series for the upcoming JEE examination in the field of organic chemistry. Okay, so आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर्स और एटम्स के बारे में, ठीक है। बिकॉज हमको सबसे पहले आपको एडवांस ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, वहाँ पे जो नेम रिएक्शंस होते हैं और रिएजेंट का अटैक, इसको अंडरस्टैंडिंग करने से पहले आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आप काफ़ी पहले से मतलब स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। सो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको मैक्सिमम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं, एटम्स के बारे में अगर बात करो तो एटम्स के बाद न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, आपके न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आते हैं, ठीक है। उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल है। क्या एक मूविंग पार्टिकल है जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना अगर आप बात करोगे एटॉमिक, सबसे पहला आता है यहाँ पे पहला कंसेप्ट जो कि सबको पता होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर के बारे में बात करोगे तो इट इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड अनदर कंसेप्ट के बारे में बात करो तो होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो जो एटॉमिक मास होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोग एटॉमिक मास जो डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन को हमने कंसिडर नहीं किया, बिकॉज जो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन है ना, वो अराउंड 1800 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जो आपके 99% जो मासेस है ना, 99% जो मासेस है किसी भी एटम का, वो उसके न्यूक्लियस में कंसाइज है। किधर कंसाइज है, न्यूक्लियस में कंसाइज है, न्यूक्लियस यहाँ पे कंसाइज है, ठीक है। इसलिए जो तुम्हारे एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर इज अ सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बात करोगे, हम लोग कार्बन के बारे में बात करते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 12, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप्स है कार्बन का। कार्बन के और भी आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है ना। ये क्या है, एक मोस्ट अबंडेंट है। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स है इसके पास एंड 6 न्यूट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है एंड 6 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। साथ में इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स भी है, बिकॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जितने नंबर से प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर से हमको इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूट नहीं करता, बिकॉज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू योर मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो ये आपको, ये 2 टर्म आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो नया टर्म आता है उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट, ठीक है। अनदर टर्म इज योर एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वेट क्या आता है, ये होता है एवरेज मास ऑफ एन एटम। किसी एटम का जो एवरेज मास होता है वही उस एटम का क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कार्बन की हम लोग बात करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन का, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक वेट हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमको पता जो कार्बन होता है, कार्बन के आइसोटॉप्स के बारे में, तो कार्बन 12 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन 13 आइसोटॉप्स भी पाए जाते हैं, कार्बन 13 आइसोटॉप्स, ठीक है ना। कार्बन 13 आइसोटॉप्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कार्बन 14 भी होता है, लेकिन ये मैक्सिमम ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करोगे तो इसका जो अबंडेंस है, जो नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज है, वो अराउंड 98.89% होता है, ठीक है। मतलब हमारे जो नेचुरल अबंडेंस, मतलब नेचर में पानी की जो क्षमता होती है कार्बन 12 की, वो सबसे ज़्यादा होती है इन अपने जो कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं उसमें। तो यहाँ पे कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 13। तो कार्बन जो 12 होता है वो 98.89% हमारे नेचर में पाया जाता है, एंड जो रिमेनिंग होते हैं वो तुम्हारे अनदर आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आइसोटॉप्स इसको बोलते हैं कार्बन 13 आइसोटॉप्स, ठीक है।
तो इसका जो परसेंटेज है ये 1.11% पाए जाते हैं हमारे नेचर्स में, ठीक है। तो ये तो इनका क्या होगा, नेचुरल अबंडेंस हो गया, ये दोनों क्या हो गए इसके, नेचुरल अबंडेंस, ठीक है, नेचुरल अबंडेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, और एटॉमिक मास होता है क्या होता है, एवरेज मास ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे जब हम लोग डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास ऑफ और एटॉमिक वेट डिफाइन करेंगे, वेट ऑफ कार्बन डिफाइन करें तो कैसा हो जाएगा ये, जो इसका एवरेज मास है, इसका मास कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय इसका नेचुरल अबंडेंस कितना है 98.89 डिवाइड बाय 100, ठीक है, प्लस इसका मास कितना है 13, इसका अबंडेंस कितना 1.11 डिवाइड बाय 100, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आएंगे आपको 12.001, ठीक है ना। अब इसके जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, AMU होती है, क्या होती है, AMU। इसी AMU को क्या बोलते हैं हम लोग, AMU को क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। AMU को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया एटॉमिक मास का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये तो आपको कक्षा 9th 8th से आता होगा, ठीक है ना। सो हम लोग आगे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बिहेवियर के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे एटम्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो जब इनिशियली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन को कैसे कंसिडर किया जाता था, एज अ पार्टिकल कंसिडर किया गया था, कैसा कंसिडर किया गया था, एज अ पार्टिकल कंसिडर किया गया था, ठीक है। फिर यहाँ से जब पार्टिकल्स को कंसिडर किया गया, ठीक है, फिर जब नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है जिनको बोलते हैं डी ब्रॉगली, क्या नाम था, डी ब्रॉगली, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया और उसके तहत इलेक्ट्रॉन वेव लाइक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था, वेव लाइक प्रॉपर्टी भी क्या कर रहा था, शो कर रहा था, ठीक है ना। अब इसी वेव लाइक प्रॉपर्टी से एक नए फील्ड का इजाद होता है जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। और क्वांटम मैकेनिक्स में एक महान साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अर्विन स्क्रोडिंजर्स, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं किसको, एक सेट ऑफ सेल को, इलेक्ट्रॉन किधर ऑक्यूपाई करते हैं, एक सेट ऑफ सेल, ठीक है। और हर एक सेल के पास ईच सेल हैव देयर ओन सबसेल, हर एक सेल के पास क्या पाए जाते हैं, उनके खुद के सबसेल, और इन्हीं सबसेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स आपको पता होगा, अगर आपने बेसिक, अभी तो आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि s ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल होते हैं और f ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है ऑर्बिटल होता क्या है, तो ऑर्बिटल की अगर डेफिनेशन बात करोगे अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, तो ऑर्बिटल इज नथिंग बट द स्पेस ऑफ रीजन, द स्पेस वेयर probability of finding electron is maximum। एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, ठीक है ना। और अगर परसेंटेज में बात करोगे तो 100% हो सकती है, ठीक है। तो एक ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी हो मैक्सिमम हो, उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब तो आउटर ऑर्बिटल्स को और हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको मैं बना के दिखाता हूँ, देखो मैं टेबल बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। इस टेबल में ध्यान से देखना आप लोग, जैसे मैं मान के चलो फर्स्ट सेल है, ये होगा आपका सेकेंड सेल,
ये होगा आपके पास थर्ड सेल और ये होगा आपके पास फोर्थ सेल, ठीक है ना। एज्यूम करके चलो आपके पास 4 सेल्स हैं, ठीक है, 1 2 3, ओके। यहाँ पे मैं बात करता हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। किसकी बात करता हूँ? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। नीचे बात करूँगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल AO, ठीक है ना। और यहाँ पे लास्ट में बात करूँगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपको मैंने 3 मिनट बना दिया, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेल में क्या होगा, फर्स्ट सेल में सबके S ऑर्बिटल पाए जाएंगे, सेकेंड सेल में S और P ऑर्बिटल, थर्ड में पाए जाएंगे S P एंड D ऑर्बिटल और फोर्थ में S P D एंड F ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं? यहाँ पे 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं? यहाँ पे S का 1 होता है और P के क्या होते हैं? P के 3 होते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे? 1 and 3। यहाँ पे S के 1 होंगे, P के मैक्सिमम 3 होते हैं और D के कितने होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ पे बात करें 1 होते हैं, S के, P के होते 3, D के होते 5 और F के होते 7। F के कितने होते हैं? 7। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे? तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? देखो 4 ऑर्बिटल से 4 ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। आगे पता चलेगा क्यों ऐसा होता है, बट यहाँ पे हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि ईच ऑर्बिटल ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स विद देयर अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पे टोटल 4 ऑर्बिटल से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल से? काउंट इट, ठीक है ना। ये 9 ऑर्बिटल्स आर देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट? इस 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड इस लास्ट वाले में जो 4 सेल की बात करेंगे SPDF, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं? देखो भाई, ये टोटल 16 सेल्स है, तो यहाँ पे 32 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। बट अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बात करते हैं, जितना आपको समझा होगा ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी। अब नेक्स्ट यहाँ से हमारा आता है कि जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो ग्राउंड, अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज गो इनटू द अवेलेबल ऑर्बिटल विद द लोवेस्ट एनर्जी इज नोन एज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स always goes into the available orbital with the lowest energy, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं और इसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। जब भी मैंने कोई एटम अपने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, अगर मैंने इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, क्या प्रोवाइड कर दिया? एनर्जी, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में क्या करता है? जंप कर देता है, ठीक है ना। लोअर से हायर एनर्जी में जब जंप करेगा, तो जब उस केस में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाएगा, तो उस केस को उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो लोअर एनर्जी में एटम था, तो उस समय जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब हायर एनर्जी में आ गया, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटेशन किया, वो लोअर से हायर में जंप आउट कर दिया, तो उस केस में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो एक्साइटेड स्टेट होता है ये हायर इन एनर्जी होता है। क्या होता है? हायर इन एनर्जी, जो होता है हायर इन एनर्जी, ठीक है ना। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। तो ये तो आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहीं पे मैं आपको बात करता हूँ कि हाउ
और इलेक्ट्रॉन कैसे एटम्स में ऑक्यूपाई होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए 3 रूल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स टू स्पेसिफाई विच ऑर्बिटल एंड एटम्स इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई। जो एटम के इलेक्ट्रॉन से वो कौन से ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेंगे, उसके लिए केमिस्ट्री में 3 रूल पढ़े जाते हैं, ठीक है। ये रूल ध्यान से सुनना, बिकॉज ये बहुत काम में आएगा आपको। सबसे पहला रूल आता है अबो प्रिंसिपल। सबसे पहला रूल क्या होता है, अबो प्रिंसिपल, ठीक है ना। सो इसने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा उस अवेलेबल ऑर्बिटल में जाएगा जो लोवेस्ट इन एनर्जी होगा, ठीक है ना। पहला चीज़ इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स always go into the available orbital with the lowest energy, ठीक है। दूसरा क्या बोला कि जो न्यूक्लियस के जितना पास वाला सेल रहेगा ना, वही होता है लोवेस्ट इन एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ से इसने एक रिलेशन दे दिया कि एक एनर्जी का ऑर्डर दे दिया। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या था, 1s सबसे लोअर होगा, 2s होगा, देन 2p होगा, देन 3s होगा, देन 3p होगा, देन 3d होगा, ठीक है। ये उसने एनर्जी का ऑर्डर दे दिया। यहाँ पे न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन सा होता है, 1s होता है, तो ये लोअर होगा। तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, देन 2s में होंगे, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 3d, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर अबव प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट जो इसमें रूल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसको बोलते हैं पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। क्या होता है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसने क्या बताया, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो इसके जो स्टेटमेंट थे भाई साहब के, इन्होंने बोला कि नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आप फिलिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला नो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ईच एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अगर हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आएंगे कैसे, उन दोनों का स्पिन जो होगा, स्पिन कैसा होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट स्पिन मस्ट, ठीक है ना। स्पिन क्या होंगे इसके, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि हर एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो कि हमने ये वाले स्लाइड में देखा था। ये वाले स्लाइड में आपने देखा है कि यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से ही आ रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें आता है, उसको बोलते हैं हर्ट्ज रूल्स। क्या होता है, एक हर्ट्ज रूल, हर्ट्ज रूल, ठीक है ना। इसका नाम क्या था, हर्ट्ज रूल, ठीक है ना। हर्ट्ज रूल ने क्या बोला कि जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पी ऑर्बिटल के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, कि ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जब पी ऑर्बिटल में देखो तो पी ऑर्बिटल में 3 टाइप के ऑर्बिटल पाए जाते हैं, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। और ये जो 3 ऑर्बिटल है ना, ये सारे क्या होते हैं, सेम एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं, सेम इन एनर्जी, मतलब सेम एनर्जी लेवल से पाए जाते हैं। और जब भी कोई भी चीज़ जो सेम एनर्जी पे पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजनरेट स्टेट। क्या बोलते हैं, डीजनरेट स्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो px है, py है और pz है, दे आर डीजनरेट। क्या है, लोग डीजनरेट, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना होगा, क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे इनमें फिल होंगे, तो उसके लिए हर्ट्ज रूल ने क्या बोला, हर्ट्ज रूल ने बोला कि नो मोर, हर्ट्ज रूल ने क्या बोला, व्हेन, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, एनर्जी क्या हो, सेम हो, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्प्टी ऑर्बिटल पे सबसे पहले ऑक्यूपाई करेंगे रादर देन पेयरिंग होने के लिए,
ठीक है ना, पेयर नहीं होंगे, पहले वो एम्प्टी ऑर्बिटल पे ऑक्यूपाई करेंगे। एक बार एम्प्टी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लिया उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके जो स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, स्टेटमेंट की जगह नहीं बची है, मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है ना। जो हंट्स रूल के स्टेटमेंट थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए भी, ठीक है ना। व्हेन 2 or more degenerate orbitals present, then electron goes into first occupy empty orbital, then go for पेयरिंग, ठीक है ना। पहले वो एम्प्टी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद पेयरिंग करेगा, ठीक है। तो ये 3 रूल से आपको क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में किस तरीके से, किस जगह पे और कितने नंबर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये 3 रूल जो है आपको ये पता होना चाहिए, ये काफ़ी बेसिक केमिस्ट्रीज में आ जाते हैं, ठीक है। और नाउ अनदर टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप बात करोगे, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा अभी तक, अभी तो आप फिलहाल 11th या 12th में होंगे, तो आपने अभी तक सोडियम मेटल के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा और फॉर्मेशन ऑफ NaCl देखा होगा। तो वहाँ पर जब सोडियम के बारे में बात करोगे, ठीक है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसके पास 1s2, 2s2 एंड 2p 6 3s2, है ना। ये होते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। और दूसरे तरीके से कैसा लिखते हैं 281, ठीक है ना। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन से। जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, ये आपका न्यूक्लियस आ गया, ये आपका क्या आ गया न्यूक्लियस, ठीक है। इसके सराउंडिंग में क्या आ गया भाई एक सेल आ गया, इसके सराउंडिंग में दूसरा सेल आ गया, ठीक है। अब देखो ये पहला सेल है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 1, ठीक है ना। तो जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है क्या हो गया जो न्यूक्लियस के पास है, उनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं उनको? कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, जो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से जो लार्जली डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस से क्या है लार्जली डिस्टेंस पे है, तो इसको बोलते हैं मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस से क्या है, ये लार्जली डिस्टेंस पे है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लार्जली डिस्टेंस पे होगा उसी इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और जो हमारी बॉन्डिंग होती है ना, बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अभी हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अपना सबसे बेस्ट टॉपिक है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को ना हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, बिकॉज बच्चों को यही नहीं पता होता कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, दे डोंट नो, ठीक है ना। दे सिंपली क्या करते हैं, रट्टाफाई करते हैं जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस होती है। एंड मैक्सिमम टेक्स्ट बुक के बारे में बात करोगे तो दे आर नॉट राइट, ओके। उनमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो मिसकंसेप्शन ऐड ऑन है। अगर आप रेफरेंस अच्छी बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि आयनिक एंड कोवेलेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एक करके आपको सारे डिफरेंस में धीरे धीरे करके बताता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ की शुरुआत जो होती है वो जीएन लेविस से होती है। जब आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताओगे, सबसे पहले आप किससे स्टार्ट करोगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि किसने दिया था? जीएन लेविस ने, ठीक है ना। उन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो उन्होंने क्या बोला, जब एटम होता है, एटम अगर मोस्ट स्टेबल होगा, एटम मोस्ट स्टेबल होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है ना। या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या फिर वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा, ठीक है ना। तभी कोई एटम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और एक स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा,
ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला जो जी एन लेविस ने बताया, जी एन लेविस ने क्या बोला हमको, जी एन लेविस ने बोला कि जो एटम्स हैं, एटम तभी स्टेबल होगा जब इसके पास आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाउ मच? 8 इलेक्ट्रॉन्स। या फिर ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करे, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करे? अटेंड करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए आपको। अगर ये नहीं पता कि ये 11th का कंसेप्ट है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इसके जो पहले कंसेप्ट जितने पढ़े वो सारे आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज वो सारे आप 9th-10th में पढ़ते आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जी एन लेविस के, तो ये प्योर अगर बोला जाए तो ये एक न्यू कंसेप्ट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर नहीं किए, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है ना, जो कि हमको आने वाले समय में हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो था आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसी को क्या कहा गया, इसको बोला गया ऑक्टेट रूल। क्या कहा गया भाई साहब? ऑक्टेट रूल, ठीक है। मतलब कोई भी स्पीशीज ऑक्टेट को फॉलो करना चाहिए जनरल वे में, ठीक है ना। आपको कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे, कुछ एक्सटेंडेड ऑक्टेट और कुछ इंटेंडेड ऑक्टेट भी शो करते हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस आते हैं यार, एक्सेप्शन केमिस्ट्री में हमेशा रहेगा, ठीक है ना, और ज़्यादा नहीं होगा, थोड़े बहुत रहेंगे, आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करें जी एन लेविस में, हम लोग लिथियम का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट इज लिथियम, ओके। लिथियम हैविंग द एटॉमिक मासेस 3 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 and 2s1, okay. Then how many electrons present in their outermost cell? आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Only 1 electrons are present, okay. So when lithium क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, तो अब इसको क्या करना है, इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, क्या करना है, स्टेबल स्टेट में आना है। तो या तो क्या करे, वो कहीं से 8 इलेक्ट्रॉन ले ले, जिससे इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, या फिर भाई साहब ये पूरी तरीके से खाली हो जाए, या तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 है, तो ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करें। तो ये 3 तरीके से कुछ ना कुछ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम क्या करेगा, लिथियम +1, जब इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, +1 होंगे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और जैसे ही लूज़ करा तो लिथियम न्यूट्रल से क्या हो गया, लिथियम आयन में कन्वर्ट होगा। किससे कन्वर्ट होगा, लिथियम न्यूट्रल से लिथियम आयन्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन से, कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लिथियम आयन है ये क्या अटेंड कर रहा है, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर रहा है, और इसी हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना। तो इसने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या किया, इसने अटेंड किया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन्स, ठीक है ना, हाइड्रोजन्स। तो हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हाइड्रोजन 2 तरीके से काम करता है। हाइड्रोजन बहुत मस्त एलिमेंट है भाई। हाइड्रोजन देखो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भाई क्या बना देगा, प्रोटॉन बना देगा। क्या बना देगा, ये प्रोटॉन, ठीक है ना। मैक्सिमम जगह पे आपको रिएक्शन में दिख जाएगा ये। अगर ये भाई साहब इतने ज़्यादा उडंडे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खा गए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करके भाई खा गए, तो ये प्रोटॉन नहीं बनेंगे, ये भाई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बना, जिसको बोलते हैं हाइड्राइड्स आयन। क्या बना देते हैं, ये हाइड्राइड्स आयन बना देंगे। किसके तरह एक्ट करेगा भाई, ये तो भाई इलेक्ट्रोफाइल वाला स्पीसीज हो गया, लेकिन इसकी बात करोगे दे विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल्स। इसके तरह एक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है ना। और आपको एक बात बोलूँ, ये दोनों स्टेबल है भाई, ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, ठीक है ना। ये क्यों स्टेबल है, ये इसलिए स्टेबल है, ये इसलिए स्टेबल है बिकॉज इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्या है भाई, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। और इसके पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है। क्या है इसके पास, फील्ड ऑर्बिटल्स है। तो भाई अभी हमने देखा, या तो भाई फील्ड ऑर्बिटल हो जाए, या तो एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाए, या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या फिर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड हो जाए, तभी जाके कोई भी स्पीसीज स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेबल होते हैं और इसलिए एग्जिस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ये तो हमने बेसिक चीज़ देख लिया, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है, ये तो आपने लेविस के बारे में बात किया, लेविस ने क्या बताया वो देख लिया आपने, ठीक है ना। अब जो मेन टॉपिक है आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स टॉक अबाउट द आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ओके।
इन डिटेल्ड, ठीक है। तो हम लोग आयनिक की बात करते हैं। लेट्स टॉक इन फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहला, इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन टू आयंस। ये क्या है तुम्हारा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू आयंस। आयन क्या क्या हो सकते हैं भाई? आयन यहाँ पे क्या होंगे? एक कटायन होगा और एक होगा अनायन। एक क्या होगा? अनायंस, ठीक है ना। ये जनरली किसके बीच में फॉर्म होता है भाई साहब? ये फॉर्म होता है बिटवीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है ना। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो पीरियोडिक टेबल जो कार्बन होता है, कार्बन के इस साइड जैसे जाओगे आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और कार्बन के इस साइड जाओगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज दिखेगा, ठीक है ना। हाँ, नीचे से ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाँ जी। सो अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस, मतलब कटायंस एंड अनायंस, ठीक है ना। ये कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं? गुंडे होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं भाई साहब? ये गुंडे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनका काम क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन छीनना, किससे भाई? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या आते हैं? सोसाइटी के बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या आते हैं? बहुत बड़े गुंडे होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? ये गुंडे। तो जब भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होंगे, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो उस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या होते हैं? आयोनिक। जनरली क्या होता है? जनरली ये पोलार मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जनरली पोलार मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। पोलार मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। किस में पाए जाते हैं? पोलार मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कोवेलेंट की बात करेंगे, तो कोवेलेंट क्या होता है? कोवेलेंट होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड, इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। जब भाई दो एटम आके बोलेंगे कि भाई तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे, मैं तुझे एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, अपन मिलके भाई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, अपना नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेंगे, भाई हम दोनों स्टेबल बनेंगे, तो उस समय जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई साहब? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये कब फॉर्म होता है मालूम? ये जनरली जो होता है, सामान्य तौर पे बात करता हूँ, ये सामान्य तौर पे नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होता है। नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स में कैसे आ गया? देखो, नॉन पोलार में आ गया C2 आ गया, O2 आ गया, N2 आ गया, B2 आ गया, P2 आ गया, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। F2 आ गया। ये सारे नॉन पोलार है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन यहाँ पे दो कार्बन है, दोनों कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मतलब कोई डिफरेंस है ही नहीं। दो ऑक्सीजन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है क्या? नहीं है। नाइट्रोजन के बीच में नहीं, बोरोन के बीच में नहीं, बेरिलियम के बीच में नहीं, फ्लोरीन के बीच में नहीं। तो दे आर कैसे होते हैं? दे आर नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कम्प्लीटली क्या होगा? कोवेलेंट होगा। क्या होगा भाई साहब? कोवेलेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये सब नहीं, ये तो आपको हर एक टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। ये जितने पॉइंट आपको लिखाया है, ये मैक्सिमम जगह टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको बहुत कम और आपको बारीकी से समझना होगा, तभी आप इन दोनों बॉन्ड के बारे में समझ सकते हो, उसके डिफरेंस के बारे में समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जब हमने फॉर्मेशन ऑफ मैं इसके लिए अलग स्लाइड पे चले जाता हूँ, बिकॉज मुझे कुछ और चीज़ ऐड ऑन करना है, तो मैं आऊँगा रिटर्न उसी स्लाइड में ऐड ऑन करने के लिए, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक अलग स्लाइड चाहिए, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हम लोग NaCl के बारे में। NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो NaCl कैसे फॉर्म होता है? आपको पता है कि NaCl क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड 281, ठीक है।
क्लोरीन के बारे में बात करूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अब सोडियम क्या करता है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर देगा, यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे कटायन बना देगा। क्या बना देगा, कटायन। क्लोरीन पहले से भाई साहब गरीब है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन, और ये बना देगा अनायन। क्या बना देगा, अनायन। अब जो सॉल्यूशन में कटायन भी प्रेजेंट होंगे और अनायन भी प्रेजेंट होंगे, और कैसे प्रेजेंट होते हैं मालूम है, Na+NCl- के फॉर्म में। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा हो रहा है भाई, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा हो रहा है, थ्रू स्पेस हो रहा है। कैसा हो रहा है, थ्रू स्पेस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू स्पेस, ठीक है ना। तो जब इस टाइप का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा किसी दो आयंस के बीच में, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड। क्या फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। नो डाउट दे हैव पोलैरिटी डिफरेंस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे Na+ है, Cl- है, दे हैव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, दे हैव द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्टिल द इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये स्पेस के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पे क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक मज़े की बात क्या है मालूम है, देखो ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो जो हम लोगों ने लिखा डेफिनेशंस, क्या लिखा कि हम लोग अगर पीछे जाएंगे, यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखा है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है भाई, नॉन पोलर, कैसा, नॉन पोलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बताओ HCl तुम्हारा आयनिक है या कोवलेंट है, बिकॉज हाइड्रोजन तो तुम्हारा मोस्ट लेफ्ट हो गया ना, मतलब पीरियोडिक टेबल के मोस्ट लेफ्ट में आता है, तो मोस्ट लेफ्ट में तो ये तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, और क्लोरीन तो भाई हेलोजन है, तो इट सेल्फ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में भाई इंट्रैक्शन होने का मतलब ये क्या होना चाहिए, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। चलो आओ देखते हैं भाई। अब सुनो, यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग कोवेलेंट के बारे में बात करेंगे तो कोवेलेंट में ना एक मिसकंसेप्शन जो होता है बहुत सारी जगह पे पढ़ाया जाता है, इवन बताया भी जाता है, ठीक है ना। हम लोग को बोल दिया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसा फॉर्म होता है, फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होता भाई साहब, ठीक है ना। देखो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आगे पढ़ोगे ना GOC, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, मैं आपको सीधी एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला, अगर आपने थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक तो पढ़ी होगी कक्षा 10th में, तो आप इसके बारे में तो जानते होंगे C2H6 के बारे में, ठीक है। तो C2H6 कुछ इस प्रकार दिखता है, इसका कुछ शक्ल सूरत कुछ इस प्रकार होता है, देखो भाई साहब, ठीक है। अब ये जो स्पीसीस है ये तो आपको नॉन पोलर दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है, ये हाफ एंड कैसा है तुम्हारा, सेम हाफ एंड के बराबर है, तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी डिफरेंस है क्या, नहीं। कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसी से, नहीं, बिकॉज कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन कोई खींचने का सवाल ही नहीं उठता भाई साहब, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसी स्पीसीज में क्या करता हूँ भाई, एक हाइड्रोजन निकाल के एक क्लोरीन ऐड कर लेता हूँ। क्या ऐड कर लो, हाइड्रोजन निकाल के भाई साहब एक क्लोरीन ऐड कर लेता हूँ। अब क्या होगा देखो, जैसे मैं मानता हूँ यहाँ से मैंने इस वाले पॉइंट से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ फ्लोरीन लगा दिया और क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लिया तो क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब क्लोरीन तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्लोरीन क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कार्बन तुम्हारा भाई साहब, कार्बन बहुत सीधा भाई, सीधा साधा है, पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही सबसे सीधा है। कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, बिकॉज ये मैक्सिमम जगह पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। क्या करता है भाई साहब, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो जो फ्लोरीन है, क्लोरीन क्या, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये वाला जो सेंटर है वो क्या होगा, गरीब हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, लेकिन जैसे क्लोरीन आया तो ये भाई गरीब हो गया, बिकॉज क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा। तो जैसे ही खींचेगा तो यहाँ पर डेफिशिएंसी जनरेट हो जाएगा इस सेंटर पे, और यहाँ पे डेफिशिएंसी जनरेट होने के कारण यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। अब ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव क्या है, पोलैरिटी है, पोलैरिटी इंड्यूस हो गई यहाँ पे भाई साहब। क्या हो गई, पोलैरिटी क्या होगी यहाँ पे, इंड्यूस हो गई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द ग्रुप और इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब पोलैरिटी इंड्यूस होने का ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया भाई, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बताओ ये तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया, तो हमने तो डेफिनेशन देख के आया कि भाई पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये आयनिक होगा। कोवेलेंट में तो नॉन पोलर होता है। लेकिन भाई साहब सुनिए, यहाँ पे तो सबसे मेन चीज़ है ना, ये पोलर मॉलिक्यूल है,
ये बात सही है, आयनिक होना चाहिए था, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कैसा ट्रांसफ़र हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र थ्रू बॉन्ड हो रहा है, थ्रू बॉन्ड। देखो यहाँ पे बॉन्ड था, बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, और यहाँ पे स्पेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। इसलिए भाई ये जो मॉलिक्यूल है, पोलार मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कौन सा भाई? कोवेलेंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा भाई, किसमें तुम्हारा? पहली बात, HCl तुम्हारा आयनिक तो नहीं है, HCl एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। पोलैरिटी है इसमें, बट स्टिल दे आर फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये ऐड करना होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड also formed by polar molecules, और बाय मत लिखो, formed in polar molecules formed in polar molecule by transfer of electron through bond। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझ में आना चाहिए बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। इसी डिफरेंस के कारण तुम्हारे HCl है वो तुम्हारे आयनिक कंपाउंड नहीं है, वो तुम्हारे कोवेलेंट है। क्या है? तुम्हारे कोवेलेंट है। ठीक है ना? तो ये हो गया आज का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स के बारे में देखा। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके लिए हम लोग 3 रूल्स देखे। 3 रूल्स में कौन कौन से रूल्स देखे आपने? यहाँ पे अबो प्रिंसिपल देखा, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल देखा, हंस रूल देखा। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग किधर पे चले गए? हंस रूल के बाद हम लोगों ने देखा कि पूरे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि आयनिक एंड कोवेलेंट में क्या मेजर डिफरेंस होता है, वो हमने देखा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग आज के आगे अपन बॉन्डिंग के बारे में वी विल डिस्कस अबाउट द बॉन्डिंग इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? और उसके जो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। एंड प्लीज़ आप इस नोट्स को अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में अपने उतारो। ठीक है, और इसको रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। ठीक है ना? So thank you for attending my lecture. Enjoy.